everyone, this is Akansha and today we will deal with some data sufficiency. ठीक है, ये आपके पीओ मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके ये क्लर्क अगर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू पर मैं बात करूँ तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है. सो इसलिए आज मैं आपको ये जो डेटा सफिशिएंसी का सेशन देने वाली हूँ इसमें मैं प्री लेवल के भी क्वेश्चन रखूंगी और मेंस लेवल के भी. आई मीन टू से दैट मैं आपको डेटा सफिशिएंसी के ऐसे भी सवाल दूंगी जो 2 स्टेटमेंट ओरिएंटेड है और ऐसे भी सवाल दूंगी जो 3 स्टेटमेंट ओरिएंटेड है. तो आइए देखते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन को. लेट्स सी द फर्स्ट वन. So here is a question and it says how many students are there between Raj and Ajita in a row of 40 students. एक रो में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 40 हैं. अब आपसे यहाँ पे आपको एक फिगर दे दी गई है टोटल वाली. अब आपसे पूछ रहा है राज और अजीता के बीच में स्टूडेंट हैं तो हैं कितने. गाइस मेरा सबसे पहले आपको एक सजेशन है, बिना पेपर पेन के पहले एक बार सिर्फ सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट. सो द फर्स्ट पॉइंट सेज राज इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड अजीता इज 17th फ्रॉम द राइट हैंड. बच्चों एक बात बताओ, अगर मुझे टोटल के बारे में पता है, वॉट एवर द फिगर इज, मैं कैलकुलेशन नहीं करना चाहती हूँ, एक से मुझे लेफ्ट हैंड से पता है, अगले से मुझे राइट हैंड से पता है, सो इट इज बट ऑब्वियस थिंग ना कि मैं लेफ्ट और राइट के बीच का ये जो गैप है, इस गैप के लिए मैं क्लियरली आंसर निकाल सकती हूँ. यस ऑफ कोर्स हम आंसर निकाल सकते हैं. सो वी मीन टू से दैट फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट. फर्स्ट को किसी के साथ कंपाइल करने की जरूरत नहीं, पहला पूरी तरीके से केपेबल है. लेट्स सी सेकंड वाले का सिनेरियो क्या है. हो सकता है सेकंड भी केपेबल हो जाए तो आंसर ईदर और हो जाएगा. सो वी हैव टू चेक सेकंड वन एज वेल. राज इज 6 places अवे फ्रॉम जेनी हु इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. ओके सॉरी, यहाँ पे हमें अजीता के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो इन दोनों के बीच में बच्चे कितने हैं ये हम नहीं बता पाएंगे. विच मीन्स दैट आवर आंसर विल बी with the help of first one only we are able to trace out the exact answer, which means only first is sufficient to answer the given question. Okay, चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ. Let's see the second one. Second one says how many boys students are there in a class. Okay, so actually इन्होंने सिर्फ ये नहीं पूछा टोटल कितने बच्चे हैं क्लास में, एक्चुअली इन्होंने कैटेगराइजेशन कर रखा है जेंडर बेसिस पे. Okay, let's see the first point. 65% girl students are there in the class. एक क्लास में 65% गर्ल स्टूडेंट्स हैं. ठीक है. ओके, सेकंड क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट इज हाफ देन दैट ऑफ गर्ल्स. गाइस थोड़ा सा कैलकुलेटिवली सोचो, अगर आपसे बॉयज के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है कि कितने हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई नहीं करना बच्चों, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, पेपर पेन का कोई यूज नहीं है, ऑब्जर्वेशन से करना है. ठीक है, आपसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ बॉयज हैं कितने, और जो हमें एक असिस्टेंस दी जा रही है उसमें गर्ल्स के रेस्पेक्ट में फिगर क्लियर है. अगर मुझे यहाँ पे ये बता दिया जाता कि टोटल स्टूडेंट्स इतने हैं, अब उसमें से बता देता कि 65% गर्ल्स हैं, अब मैं बॉयज का फिगर निकाल सकती थी. बट विदाउट द हेल्प ऑफ दैट टोटल वन, आप पूछो बॉयज कितने आफ्टर गिविंग द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, वी कैन नॉट गिव अ क्लियर कट आंसर. सो एक्चुअली, और सेकेंड क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट इज हाफ देन दैट ऑफ गर्ल्स. फिर वही चीज, टोटल पार्ट इज मिसिंग. सो एक्चुअली दोनों को कंपाइल करके भी हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे. सो बेसिकली द आंसर विल बी नीदर नॉर. फ्रॉम बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड वी आर नॉट एबल टू ट्रेस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ बॉयज, विच मीन्स दैट बोथ आर नॉट सफिशिएंट. ओके, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. ओके, विच अमंग द 5 ट्रेन्स. ओके, ये अब आपका एक ऑर्डर वाला है, आपको इनका ऑर्डर अरेंज करना है. विच अमंग द 5 ट्रेन्स P, Q, R, S and T is the best one? Which among them is the best one? There are total 5 trains. Let's see the first one. S train is better than T, which means that S cannot be the best one. Okay. S train is better than T train, P train and R train. Okay, okay, एक मिनट. S T से भी better है, P से भी better है, R से भी better है. मतलब S, T, P, R. T, P, R ये तीन के तीनों तो बेस्ट हो नहीं सकते. अब बेस्ट या तो S को होना है या तो Q को होना है. आगे भी पढ़ते हैं. बट नॉट एज गुड एज क्यू ट्रेन. जब भी आपको कभी एज गुड एज का कंपैरिजन मिलता है ना, मतलब वो जो सेकंड मेंबर जैसे जो क्यू मेंबर है वो सबसे बेस्ट हो गया, विच मीन्स दैट क्यू इज बेस्ट देन एस. तो आपको सबसे फ्रंट पे कौन सा आ जाएगा? क्यू. विच मीन्स दैट फर्स्ट अलोन इज एबल टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. लेट्स सी द सेकंड वन. सेकंड को भी वेट पढ़ लेते हैं. एस ट्रेन इज बेटर देन आर ट्रेन बट नॉट एज गुड एज क्यू, विच इज बेटर देन टी ट्रेन. बट यहाँ पे तो हमें सबके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रही है, विच मीन्स दैट सेकेंड अलोन इज नॉट सफिशिएंट. सो द करेक्ट आंसर इज ओनली फर्स्ट इज सफिशिएंट टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. केवल पहले से आंसर आएगा. Okay, let's see the next one. What was the grand total of blue team of JP College?
ओके, जेपी कॉलेज की टीम का ग्रैंड टोटल आपसे पूछ रहा है। मनीष करेक्टली रिमेंबर्स दैट ब्लू टीम स्कोर्ड अ ग्रैंड टोटल ऑफ अबव 82 बट बिलो 91, मतलब 83 से 90 के बीच में इनकी रेंज आ रही है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वन। बट यार यहाँ पे तो बहुत पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। सेकंड को देखते हैं। अरविंद करेक्टली रिमेंबर्स दैट ब्लू टीम स्कोर्ड अबव 77 एंड बिलो 84। अगर अबव 77 एंड बिलो 84 हम जा रहे हैं तो दोनों को जब आप कंपाइल करोगे तो आपको एक ही फिगर मिलेगी कॉमन, एंड दैट इज 83, विच मीन्स दैट हमें दो के दोनों की जरूरत पड़ रही है। फ्रॉम बोथ फर्स्ट एंड सेकंड वी आर गेटिंग दिस आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज विद द हेल्प ऑफ both of them, yeah, both the informations are necessary to answer the given question. Okay, let's see the next one. This one is based on blood relation. Let's read it. How is X related to Y? X का Y से क्या relation है? बच्चों जब भी कभी हाउ वाला वर्ड आता है रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे, सो समटाइम्स बच्चे कहते हैं मैम अगर ये आंसर पेरेंट आ रहा है, पेरेंट्स आ रहा है, या चाइल्ड आ रहा है, तो हमें आंसर तो मिल ही रहा है ना, तो मेरा तो ये सफिशिएंट होना चाहिए। नहीं बच्चों, जब भी कभी हाउ जैसे वर्ड से डिनोट करता है, एक्सप्रेस करता है हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, सो आपका आंसर हमेशा डेफिनेट आना चाहिए। डेफिनेट इन द टर्म ऑफ वेदर द पर्सन इज मेल और फीमेल एंड विद द एग्जैक्ट रिलेशन, विच मीन्स आप इधर और वाले वर्ड को या इस वर्ड को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। इनको तब एक्सेप्ट करते जब यहाँ पे कनेक्शन होता। किसकी हेल्प से आप कह सकते हो? विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यू कैन से दैट एक्स इज चाइल्ड ऑफ वाई। अगर ये मैं कहती तो मेरे सवाल ने ही मुझे लिबर्टी प्रोवाइड की थी, बट राइट नाउ आई डोंट हैव एनी सच लिबर्टी, आई नीड अ डेफिनेट आंसर। ओके, सो दे आर सेइंग हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई। सबसे पहला पॉइंट, लेट्स सी द फर्स्ट वन। वाई इज सन ऑफ यू हु इज वाइफ ऑफ वी, एक्स इज सन ऑफ डब्ल्यू। एक मिनट, एक्स का जेंडर पता चल रहा है फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग कि एक्स मेल है, और यहाँ पे y भी प्रेजेंट है फर्स्ट में और x भी प्रेजेंट है, विच मीन्स हम यहाँ फर्स्ट को सिर्फ पढ़ के कैंसिल नहीं कर पाएंगे, वी नीड टू अटेम्प्ट दैट वन। सेकेंड देखते हैं, v इज ब्रदर ऑफ x एंड सन ऑफ w हु इज फादर इन लॉ ऑफ u हु इज मदर ऑफ y। गाइज अगर आप सेकेंड को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड वन आपको तो x का जेंडर ही नहीं पता चल रहा है, विच मीन्स सेकंड के तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, सेकंड का जेंडर पता ही नहीं चल रहा है। अगर फर्स्ट से भी नहीं पता चला तो सेकंड और फर्स्ट को कंपाइल करके माइट भी आंसर आ जाए, बट फिलहाल फर्स्ट को हमें अटेम्प्ट करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन कंक्लूड सम आंसर। वाई इज सन ऑफ यू, वाई बेटा है यू का। हु इज वाइफ ऑफ वी, ये वाइफ है किसकी? वी की वाइफ है, तो वी हो गया मेल। एक्स इज सन ऑफ डब्ल्यू हु इज फादर इन लॉ ऑफ वी। एक्स जो है, एक्स इज सन ऑफ डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज फादर इन लॉ ऑफ वी। जो डब्ल्यू हैं वो वी के फादर इन लॉ हैं, मतलब इनके फादर हो गए। अब एक्स इज सन ऑफ डब्ल्यू, एक्स जो है ये बेटा है डब्ल्यू का। सो आपसे पूछा क्या था, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई। ये इसकी बेटी है, ये बेटी का बेटा है, एंड ये इसका एक और बेटा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रदर सिस्टर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हस्बैंड एंड वाइफ। So with the given diagram, we can clearly say that X is maternal uncle of Y, which means that first alone is sufficient to answer the given question. वो पूरी तरीके से capable था, इसे किसी के साथ compile करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। So the answer is only first. Second से हमें gender मिल नहीं रहा है, सेकेंड की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं अटेम्प्ट करने की। सो एक्चुअली इस सवाल में हमें पेपर पेन की ज़रूरत पड़ी। ओके, सो लेट्स रीड द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन सेज व्हाट, अच्छा अब हमारे पास तीन स्टेटमेंट ओरिएंटेड है। ओके, व्हाट विल बी द डे ऑन 15th अगस्त ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अब आपसे पूछ रहे हैं नेक्स्ट ईयर में 15th अगस्त को कौन सा डे होगा। अब आप सोचो अगर मुझे लीप ईयर ना नॉर्मल ईयर पता चल जाए तो आप आंसर कर पाओगे? नहीं गाइस, अगर आपको लीप या नॉर्मल मिले तो आंसर नहीं कर पाओगे। आप आंसर एग्जैक्ट वे में तब कर पाओगे जब उसी ईयर का किसी एक डेट का सर्टेन मंथ के साथ आपको पूरी क्लियर इंफॉर्मेशन दे दे कि भाई इस महीने की इस डेट पे ये डे था, उसके बिहाफ पे हम कंपैरिजन करके आंसर निकाल लेते हैं। एंड दिस इज द फंडा ऑफ कैलेंडर एज वेल। ओके, चलो बढ़ते हैं। सो क्या पूछ रहे हैं, ऑन विच डे और व्हाट विल बी द डे ऑन 15th अगस्त ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अगले साल के 15th अगस्त को कौन सा डे पड़ रहा है। सो द फर्स्ट वन सेज 7th मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर इज ट्यूसडे। अगले साल का जो 7th मार्च है वो ट्यूसडे है, और वो भी हमारे सवाल भी नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा है, ये फर्स्ट पॉइंट भी नेक्स्ट ईयर का कंपैरिजन दे रहा है। तो अगर मुझे 7th मार्च का पता चल रहा है ट्यूसडे, तो मैं कंपेयर करके 15th ऑफ अगस्त निकाल सकती हूँ। ऑफ कोर्स हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर मार्च के बाद आपको मार्च दिया है और मार्च का डे बता दिया है
है ना। अब आप सोचो मैम नॉर्मल भी तो हो सकता है, लीप भी तो हो सकता है। मेरी बात समझना, नॉर्मल और लीप डिसाइड करने वाली अथॉरिटी है किसके पास? फेब के पास है। और आपको कौन सा डे दिया गया? 7 मार्च। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। गाइस ये स्टैटिक फिगर है, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। चेंजिंग होने वाला डिपार्टमेंट तो मार्च से पहले है, लेकिन जब मुझे उस फेब के बाद वाली डेट बता दी गई है तो पहले में कुछ भी हो फर्क ही क्या पड़ता है। हमें 7 मार्च की इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, विच मीन्स हमें उस डिसाइडिंग मंथ के बाद वाला एक रेस्पेक्ट में आंसर दे रहा है। सो हम इससे कंपेयर करके स्ट्रेट अवे आंसर निकाल लेंगे। तो फर्स्ट इज डेफिनेटली केपेबल टू आंसर इट। सेकंड वन, कॉमन सेंस पे भी ओरिएंटेड। अगर आप सोचो कि कैलेंडर नहीं आता है, लीव इट, नहीं आता है क्योंकि बैंकिंग में कैलेंडर आता ही नहीं है। सो कॉमन सेंस से भी आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, नेक्स्ट ईयर विल बी अ लीप ईयर, इससे आंसर नहीं आएगा। प्रेजेंट ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, इससे भी आंसर नहीं आएगा। ये मैंने आपको सबसे पहले बोल दिया। सो द करेक्ट आंसर इज ओनली फर्स्ट, विच मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। केवल पहले से आप इसका आंसर कर पाओगे, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। हाउ मेनी सन्स डज एस हैव? अगला सवाल आपसे पूछ रहा है एस के कितने बेटे हैं। हाउ मेनी चाइल्ड नहीं पूछ रहा है, सन। ओके, फर्स्ट पॉइंट, ए इज फादर, आर इज हस्बैंड ऑफ एस। Okay, out of the 3 children of R, 1 is a girl. Okay, R and B are brother of A. Okay, so guys actually यहाँ पे हमें इसे अटेम्प्ट करना पड़ेगा, हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे आंसर नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स अटेम्प्ट दैट। फर्स्ट में क्या कह रहा है? ए इज फादर, ए के जो फादर, ए इज फादर आर इज अ हस्बैंड ऑफ एस। अच्छा, मतलब ये हस्बैंड वाइफ हो गए आर एंड एस, ठीक है। सब फर्स्ट पॉइंट से सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन आई। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है आपको? आउट ऑफ द 3 चिल्ड्रन ऑफ आर, आर के जो 3 चिल्ड्रन हैं, ओनली 1 इज गर्ल। गाइज आगे अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं है, बस आप इतना बना लो, उसके बाद रुक जाओ। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? आउट ऑफ द 3 चिल्ड्रन ऑफ आर, मतलब आर के 3 बच्चे हैं, अब उनमें से एक गर्ल है, विच मीन्स क्लियरली पता चल गया कि 2 बेटे हैं, है ना। अब 2 बेटे, आपसे क्या ये पूछा है वो 2 बेटे कौन कौन से हैं? आपको वो मेंबर बताने नहीं, फिगर पूछ रहा है। हाउ मेनी सन डज एस हैव? तो मेरे पास यहीं से आंसर आ गया क्लियरली। एस के 2 सन हैं एंड 1 डॉटर है, यहीं से आंसर आ गया अकेले। तो मुझे इसके लिए आगे कुछ कंसिडर करने की, कुछ ड्रॉ करने की, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। फिगर, वो ये मत सोचो कि वो पर्सन तो नहीं पता, दे आर आस्किंग अबाउट द फिगर, सो जस्ट टेल देम द एग्जैक्ट फिगर, नो नीड टू ट्रेस आउट द हु इज दैट पर्टिकुलर पर्सन। सो द आंसर इज only first and second, which means that the answer will be option number E. केवल फर्स्ट एंड सेकेंड से हम इसका आंसर कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। कोई भी आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की डेटा सफिशिएंसी में जरूरत नहीं गाइज, इट्स एन एडवांटेज, और उस एडवांटेज को ग्रैब करने की कोशिश करना, ठीक है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अगला सवाल देखते हैं। सो दिस सेज हाउ इज बोल्ड रिटन इन अ कोड लैंग्वेज। अब एक आपको पूरा रिप्रेजेंटेशन दिया है, अब आपसे पूछ रहे हैं इस कोड लैंग्वेज में बोल्ड को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे लिखा जाएगा। ओके, इसके लिए भी पेपर पेन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन से सॉल्व कर सकते हो। लेट्स रीड द फर्स्ट वन, कॉपर हियर नॉमिनल वेल। ओके, ठीक है। सेकेंड वन, यू कम वेल कॉपर, इसको इस तरीके से लिखा गया है। ओके, एक्चुअली पहले और सेकेंड दोनों को में कहीं पर भी बोल्ड का जिक्र ही नहीं आ रहा है। Let's see the third one. Well bold copper here. Okay. थर्ड स्टेटमेंट में हमें बोल्ड का डिस्क्रिप्शन जिक्र मिल रहा है, लेकिन थर्ड में वेल, कॉपर और हियर ये 3 चीजें और हैं। अगर हम इस वेल, कॉपर और हियर को हटा ले जाएं तो हमें बोल्ड का आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं थर्ड को सेकंड से कंपेयर करूंगी तो वेल और कॉपर तो हट जाएगा, लेकिन हियर नहीं हटेगा, विच मीन्स आंसर इधर और में आ जाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। अगर मैं इसको फर्स्ट से कंपेयर करूं तो वेल भी इलिमिनेट हो गया, कॉपर भी इलिमिनेट हो गया, हियर भी इलिमिनेट हो गया, तो एक ही मेंबर बच रहा है बोल्ड। तो जो एक अदर साइड में बच रहा है वो उसकी कोडिंग हो जाएगी, विच मीन्स विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड वी कैन आंसर दैट इन अ करेक्ट वे, विच मीन्स दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट और थर्ड के बिहाफ पे हम आंसर कर पाएंगे, कोई पेपर पेन की जरूरत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन से। बट एट द सेम टाइम सारे सवाल ऐसे नहीं होते हैं, ऐसी आपके पास सिर्फ कुछ लिबर्टी है, सारी नहीं है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट वन, व्हाट डज इट सेज? हु अमंग ए बी सी डी ई एंड एफ इज द टॉलेस्ट वन। आपको 6 मेंबर का जिक्र किया गया है एंड आपसे पूछ रहा है हु अमंग देम इज द टॉलेस्ट वन।
Let's see the first point. Only two of them are taller than C. Okay, so it is but obvious that C is not the tallest one. ठीक है, C से बड़े दो लोग हैं. Okay, second point से आ रहा है D is shorter than F. But कोई connectivity तो बन नहीं रही है clear cut में. Let's see the third. C is taller than A but shorter than F and B. C A से तो बड़ा है, लेकिन guys C A से तो बड़ा है लेकिन F और B से छोटा है. तो अगर मैं F और B वाला पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट भी मिला दूं तो ओनली टू ऑफ देम आर टॉलर देन C. C से बड़े दो लोग हैं और थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग वो दो लोग कौन है? F और B. लेकिन टॉलेस्ट कौन है? इसका आंसर एग्जैक्ट वे में तो आ ही नहीं रहा है, वो तो डेफिनेट फिगर आ ही नहीं रही है. द आंसर विल बी इन द टर्म ऑफ ईदर F और B. But we need a data sufficiency says that you need a definite answer until unless the question provides you the liberty. ठीक है, सो यहाँ पे तो हमें डेफिनेट आंसर मिल नहीं रहा है. वी आर गेटिंग आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईदर और. सो एक्चुअली द आंसर विल बी डी. डेटा इज इनएडिक्वेट. आप किसी की भी हेल्प ले लो, आप तब भी आंसर नहीं कर पाओगे. Okay guys, so this was all data sufficiency and I hope कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा and you got the basic message जो मैं आपको बताना चाहती थी कि data sufficiency को आप कैसे स्मार्ट वे में सिर्फ ऑब्जर्वेशन से अटेम्प्ट कर सकते हो. ठीक है, मैंने अब आप सोचो 2 स्टेटमेंट और 3 स्टेटमेंट दोनों इसलिए करा दिया बच्चों, वी नेवर नो, है ना. हो सकता है आपके क्लर्क प्री में ये लोग 3 स्टेटमेंट का भी दे सकते हैं, देना तो नहीं चाहिए बट 2 का भी दे सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको दोनों फॉर्मेट में करा दिए, 2 वाले भी और 3 वाले भी. ठीक है, सारे सवाल ऑब्जर्वेशन से नहीं होते, इसमें एक सिटिंग या एक पजल कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है. तो जो वो एक चीज़ कॉम्प्लिकेटेड करी जाती है, अगर आपको लग रहा है आपके पास समय है, इन्वेस्ट कर सकते हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज लीव दैट वन. आई वुड सजेस्ट यू टू लीव दैट वन. वाई? क्योंकि वो एक नंबर ड्रॉ करने में आपको काफ़ी समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा. Okay, so this was all in the term of data sufficiency and I hope that you like this session. If you do like that, then don't forget to subscribe our channel and do hit the like button. Okay, so this was all in the context of data sufficiency. Have a great day ahead. Take care. Bye bye.